चैप्टर 13 है ना? 14 है। ठीक है। चलो शाबाश। अब हिंदी ना, मैं हिंदी पंजाबी हो गया। हाँ, तब तक हमने जो पढ़ा है, राइट, अजीब ही लगे। तो इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट से शुरू किया था। इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट में पहली लिमिट्स दोज वर डन, राइट। देन यू हैड द केस स्टडीज़, जिसके अंदर हमने पहला डिस्कस किया कि फर्स्ट केस स्टडी टॉक्ड अबाउट कि किस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर ज़रूरी है या नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर वी डिसाइडेड कि बिकॉज द कंपनीज लिमिट इज़ अबव दिस मच अमाउंट, तो इंटरनल ऑडिटर ज़रूरी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट में डिसाइड किया कि इंटरनल ऑडिटर इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनीज एंड नॉट द फर्म्स और LLPs, राइट। तो दैट वाज अनदर कंक्लूजन। फिर थर्ड हमारी केस स्टडी बोल रही थी स्पेसिफिकली कि क्या एक इंसान एक ही कंपनी में इंटरनल ऑडिटर की तरह और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं, करेक्ट। तो सेम इंसान एक ही कंपनी में दोनों काम नहीं कर सकता, राइट। वो उस इंसान के पास ही हैज़ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इफ़ ही इज़ क्वालिफाइड हैज़ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट ऑडिट इन द सेम इन द कंपनी एंड इंटरनल इन अनदर कंपनी, बट नॉट द बोथ द एक्टिविटीज़ इन जस्ट वन कंपनी। ये डन है। उसके बाद हमारे पेनल प्रोविजंस हैं, सिंपल दोज आर, वो प्रॉपरली आपके डिफाइंड हैं कि कंपनी में अगर कोई पेनल्टी होती है तो इट इज़ 10,000 एंड इट इज़ 1,000 पर डे फॉर द कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट, मैक्सिमम अप टू 2 lakhs, और अगर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है तो 10,000 एंड देन 10,000 पर डे, 1,000 पर डे फॉर ये कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट्स और मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज़, राइट। अगर यही डिफ़ॉल्ट अगर रिपीटेड हुआ तो ट्वाइस द पेनल्टी हो जाएगी, सही। देन विल बी डूइंग द केस लॉज एकदम साथ में सारे इकट्ठे, करेक्ट। अगला अभी रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ईजियर है। एज अ CS अगर आपको एक ऑडिटर बनते हो तो क्या क्या रोल्स होंगे, करेक्ट। तो फर्स्ट इज़ योर CS एज एन इंटरनल ऑडिटर कैन एक्ट एज इंश्योर प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस बाय द कंपनी। तो वहाँ पर ना ऐसा लिख लो, कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली येस, सबसे बड़ी बात तो येस अ CS कैन वर्क एज एन इंटरनल ऑडिटर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। क्या एक CS क्वालिफाइड है टू वर्क एज एन इंटरनल ऑडिटर, सो येस। एंड उसके साथ साथ ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कि वो क्या काम करेगा आफ्टर बिकमिंग वन। पहला कि कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सेकेंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थर्ड पॉइंट टाइमली कंप्लायंसेस कर देना, fourth can be safekeeping, fourth can be safekeeping। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स तो चलेगा। फेयर रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट कर लेते ना एक। One another point you can write down is fair representation by the management. बस ठीक है, बाकी सिमिलर है अभी। बाकी आपने एडवाइजरी सर्विसेज हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया, बाकी एंड ऑडिट मेथोडोलॉजीज आप देख लोगे तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग के आपके फर्स्ट 4-5 पॉइंट्स आर इनफ, 4 पॉइंट्स एक्चुअली। फिफ्थ पॉइंट कैन बी दिस वन जो हमने फेयर रिप्रेजेंटेशन वाला बोल दिया कि यू विल रिप्रेजेंट द कंपनी इन केस ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। हाँ, ऑफ कर दो, फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, या तो ऑन बिहाफ ऑफ, जो सही लग रहा है, राइट। तो हमारे ये 5 पॉइंट्स हो गए, करेक्ट। देन यू हैव द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने के क्या प्रोविजंस थे? पहला, इंटरनल ऑडिटर सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया जा सकता है, करेक्ट। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पॉइंट इट कैन बी डन ओनली थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द BOD एट द मीटिंग। फर्स्ट पॉइंट लास्ट लाइन, राइट, डन। उसके बाद जो आपने रेजोल्यूशन पास करोगे दैट इज़ टू बी सबमिटेड टू द ROC within 30 days. But simple, the resolution for appointment of internal auditor shall be filed with the registrar of the companies within 30 दिन, सही। And that 30 दिन
इन द फॉर्म MGT14 विद इन 30 days, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स, दिस टेक्निकली इज़ अ पैराग्राफ डिवाइडेड इनटू पॉइंट्स, राइट। तो बस उतना ही है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है जस्ट बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिटेड टू द ROC विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन, करेक्ट। नेक्स्ट अभी प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ई फॉर्म MGT14। क्या इंटरनल ऑडिटर, क्या एक प्राइवेट कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है? प्राइवेट कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है? प्राइवेट में भी तो पड़ी थी लिमिट्स, याद करो। 2 लिमिट्स जो पब्लिक कंपनी में थी वो 2 ही लिमिट्स प्राइवेट कंपनी में भी जा रही थी। 4 लिमिट्स पब्लिक कंपनी में, उसमें से हाँ 100 में से 2 लिमिट्स आपकी प्राइवेट में जा रही थी, राइट। तो द केस लॉ जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट केस लॉ वाज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट एक्सीड्स, बढ़िया। बट MGT14 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, शाबाश। उसके बाद तुम्हारे सर्टन बेस्ट प्रैक्टिसेस में पहला भारती एयरटेल वाला मार्क कर लो कि इन्होंने क्या किया ना, अपनी ऑडिट कमेटी को 100% इंडिपेंडेंट लोगों के साथ बनाया। द कंपनी हैज़ 100% इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। द कंपनी हैज़ रोबस्ट इंटरनल एश्योरेंस ग्रुप लेड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर सपोर्टेड बाय द रेप्यूटेड इंडिपेंडेंट फर्म्स। तो इंटरनल ऑडिटर्स इन्होंने इंडिपेंडेंट रख दिए। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑफकोर्स कंप्लायंसेस बेटर होंगे, करेक्ट। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद सारे नहीं याद करनी है। द थर्ड वन, UNO Minda Limited. The company rotates internal auditors at regular intervals. There was no provision but ये लोग करते हैं as a good practice. And lastly, Tata Chemicals mark कर लो. The company conducts internal audit through an independent external agency on a continuous basis. बढ़िया, सेट है यहाँ तक कोई? तो सारे तो हमको याद नहीं होंगे, मेन 3 एग्जाम्पल्स आर गुड इनफ फॉर यू, बढ़िया। देन यू हैव टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर मार्क कर लो। दिस इन अ वे इज़ ऑल्सो अ स्कोप, कि आपको ओवरऑल एक इंटरनल ऑडिटर का क्या स्कोप ऑफ वर्क होता है या क्या क्या चीज़ों को आपको रेफ़र करना है, देखना है, करेक्ट। Though the overall scope of internal audit should be formalized in terms of reference, which is referred to as an audit manual and approved by the board, normally through the audit committee, ठीक है। तो you get a manual कि what is your entire working, वो working, वो scope, वो manual by the audit committee आएगा आपको, कि आपको आपका work area डिटरमाइन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा कि internal audit के पास proper terms of reference दिखाए जाएंगे, which is clearly provide that कि आपका exactly क्या क्या काम होगा। अगेन आपका जो इंटरनल ऑडिट आपको जो करना है उसका मैनुअल आपको कौन प्रोवाइड करेगा? ऑडिट कमेटी प्लस द बोर्ड, हाँ जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। तो बोर्ड प्लस ऑडिट कमेटी आपको एक फाइनलाइज्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस देंगे जो आप फॉलो करोगे, उसी को ही क्या बोला जाएगा? ऑडिट मैनुअल, राइट। उस ऑडिट मैनुअल के अंदर ये पॉइंट्स हैं, वो कंटेंट्स हैं। तुम्हारी स्ट्रैटेजीज एंड ऑब्जेक्ट्स, रोल्स, scope of work, accountability of audit committee, reporting lines, accessibility to the board, unfettered access to all information and people, etc. right? तो जो आप this scope is not of the audit, this scope is of the manual which is provided to you, right? The manual is provided by the by the board and the audit committee to the auditor, ठीक है। बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी टू दी ऑडिटर। इस जो रिपोर्ट होगी, इस रिपोर्ट के अंदर फाइनलाइज्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखे जाएंगे कि क्या क्या आपको एग्जैक्टली करना होगा। जैसे हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं ना, वैसा मान लो, ठीक है। तो उसके अंदर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, यहाँ पर इंटरनल ऑडिट का ऑडिटर मैनुअल लिखा जाएगा कि इसको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गाइडलाइंस हैं, किसको रिपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं कर सकते हो, क्या एक्सेसिबल है, क्या नहीं एक्सेसिबल है, ये सब तुम्हारे उस कंटेंट्स में लिखे होंगे। सेट है, क्लैरिटी है। उसके बाद अब आगे, अभी एकदम बेसिक अगला टॉपिक स्किल्स का है। रैंडम स्किल्स, कि आपको क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको फॉर्मुलेटेड हैं, क्या क्या आपको ज़रूरत है। तो इसके अंदर उन्होंने 2 स्किल्स के बारे में लिखा, स्किल्स को बाइफर्केट किया, जनरल और स्पेशल। हम जनरल वाली देखते हैं पहले। तो रीड द इंट्रोडक्शन, चलो पहले क्या है इंट्रोडक्शन इसका। इंटरनल ऑडिटर शुड डेवलप एंड मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म and professional skepticism and objectivity to assist in evaluating information and making जजमेंट्स, ठीक है। आप प्रोफेशनल हो, स्केप्टिसिज्म बढ़िया, इंडिपेंडेंट, सब सही तरीके से आप कर रहे हो। दूसरा, शुड पोजेस एक्सेप्शनल वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑफ कोर्स, राइट। वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या काम है? आप किसी कंपनी में जा रहे हैं या आप कंपनी में इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, हमेशा समझो
कोई भी इंसान अपना काम चेक करवाना नहीं चाहता, राइट? तो यू एज एन ऑडिटर विल नेवर बी वेलकम, ये तो हमेशा ही है। एवरीबडी विल रेजिस्ट यू इन अ कंपनी, क्यों? क्योंकि आप उनका बेसिक वर्किंग डिस्टर्ब कर रहे हो, उनका ऑर्डिनरी रूटीन में आप इनफेक्ट मतलब से परेशान कर रहे हो उनको, उनका काम खराब हो रहा है, उनके काम में गलतियाँ निकल रही हैं, वो रिपोर्ट भी हो सकती हैं, तो दे आर नेवर हैप्पी विद योर वर्क। वो है हमारे काम से और हमसे डिससेटिस्फाइड रहेंगे लोग। अब इस हिसाब से अगर आप ये काम कर रहे हो तो योर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, रिटन, यही सारी काम आएंगी कि कल को तुम कैसे लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। जहाँ पर डंडा मारना है वो वैसा करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हें बात करके बात होती है वैसा करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली कि कैसे आपका काम निकल सकता है, राइट? कुछ वो स्किल्स हो गई। बाकी आपकी शुड बी प्रोफिशिएंट इन नेगोशिएटिंग, रीजनिंग, सारा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है ना, नहीं बताता मैं देखो क्या कर लेगा जा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उससे उस एम्प्लॉय का तो कुछ नहीं जा रहा ना, कंपनी का जा रहा है, तो ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इट। सो दे यू डोंट हैव एनी फॉर्मल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन कि उसको आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके अलावा पर्सनल इंटेग्रिटी लेकिन आपका ऑफ कोर्स आपकी होनी चाहिए। यू कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनीबडी और एनीवन, राइट? तो जनरल स्किल्स के अंदर अभी दोबारा जनरल स्किल्स में आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली आपको काम कैसे करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना, एमएस वर्ड, एमएस फाइल, एमएस एक्सेल यूज़ करना। कहीं पर कोई डेटा दिया हुआ है, वो डेटा आपको निकालना, रिट्रीव करना ही नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा हुआ। टेक्निकल स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से बात करने का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आईटी स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, आपने किसी बंदे को बुला लिया इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, आपसे निकलवाई नहीं जा रही, इंटरव्यूइंग स्किल्स नहीं है। ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, राइट? सो दीज आर दी एक्शंस विच एक्चुअली और मेन जैसे ना टेक्निक्स और स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू कंडक्ट अ गुड ऑडिट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जनरल है ये आना ही चाहिए, ये सबको आना चाहिए कहीं पर भी अगर काम करना है तो, राइट? जो आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स होंगी उसके अंदर आप रिपोर्ट तो कर रहे हो, साथ के साथ उसके अंदर लिख लेना भले कि रिपोर्टिंग इंक्लूड्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड फॉलो अप। तेरे में है ही नहीं, उसी में उसी वाले, अच्छा एफ पॉइंट रिपोर्टिंग स्किल्स एंड इंक्लूड्स करेक्टिव एक्शंस प्लस फॉलो अप। बढ़िया। देन स्पेसिफिक स्किल्स यहीं से देख लेते हैं एक बार फटाफट। स्पेसिफिक स्किल्स, पहला प्लानिंग, ऑडिट एंगेजमेंट्स। ऑफ कोर्स हर कंपनी के अंदर ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट का काम, प्रायोरिटी, रिस्क अलग अलग होगा, तो आप उस हिसाब से हर कंपनी के लिए एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए, तो वो आप प्लान करोगे। दूसरा टीम बिल्डिंग, जहाँ पर जिस कंपनी में जो काम करने के लिए जाना है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल्ड वो काम की टीम चाहिए। साइबर ऑडिट करना है, उनको वैसी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कोई और तरीके का ऑडिट करना है, वैसी नॉलेज होनी चाहिए। तो टीम बिल्डिंग, मैनेजिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स। ऑडिट एंगेजमेंट्स को मैनेज करना मतलब अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना। उसके अलावा मेकिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस ऑफ कोर्स, एंड देन नॉलेज मैनेजमेंट, कि आपको ज्ञान उतना होना चाहिए, राइट? ई पॉइंट विल बी नॉलेज मैनेजमेंट इज हैविंग एडिक्वेट एंड गुड नॉलेज रिगार्डिंग द ऑडिट विच यू आर गोइंग टू डू। सेट है? सही। अब ये वही दोबारा पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, एक एक बार ऊपर से रेफर कर लो। वही टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मतलब बेसिक स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे पता हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन होगी। आईटी स्किल्स आपको बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस, इंटरनल ऑडिटर्स का काम, करेक्ट, ये हो गए। देन इंटरव्यूइंग स्किल्स, यू गेट द पॉइंट कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वर्बल इंटरेक्शन थ्रू क्लाइंट्स के थ्रू। फिर यू हैव ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, ये हमने देख लिया, करेक्ट है। बाद में स्पेसिफिक प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट कर पाओ आप कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से पहले ही। इंडिविजुअल हैज़ टू एक्सपीरियंस इन कंडक्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर तुम्हारी टीम बिल्डिंग हो गई, ऑफ कोर्स एज अ यूनिफाइड इकट्ठा काम करोगे, अकेले बंद तो जाके कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें करना काम इकट्ठा ही पड़ेगा। टीम बिल्डिंग है, मैनेजिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट एंड मेकिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस। अब ये चीज़ जनरल क्यों है और स्पेसिफिक क्यों है, इसका कोई रीज़न नहीं है। इनका जो बन के उन्होंने लिख दिया, देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट और लॉजिक बिहाइंड इट, बस ये अगर याद करना तो याद ही करना पड़ेगा, कोई उसमें नहीं है। नॉलेज ऑफ कोर्स एक जनरल स्किल्स होती है, पर स्पेसिफिक में डालिए आप उस हिसाब से समझ लो कि जिस भी जगह पर जाओगे वहाँ की स्पेसिफिक नॉलेज आपको चाहिए, राइट? तो बस थोड़ा सा उस हिसाब से हम मोल्ड करके सिर्फ अपने लिए याद कर सकते हैं। क्लैरिटी यहाँ तक? बढ़िया। अगले टॉपिक पर पहुँच जाए, बाकी तो इनका ऐसे ही है। बिसाइड्स दी अबव स्किल्स, हाँ ये कट कर दो, हाँ ये कट कर दो, मैंने कट ही किया हुआ है।
दिस बिसाइड्स वाली इतनी स्किल पढ़ ली हैं तो ये क्या तीसरे टाइप की, राइट। फिर तुम्हारी आ गई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब इसके अंदर ये सारे डब्बे दिए हुए हैं, इग्नोर देम, जाने दो। यहाँ पर फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, राइट। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये भी सारे वो वाले हैं कि थोड़े से एम्बिग्यूस से वी विल डायरेक्टली फोकस ऑन द ये नीचे के पॉइंट्स, ये जो ABCDEF के बाद पॉइंट्स है ना, राइट, हम सीधा उन पे फोकस कर देते हैं। और वहाँ पर वही पहले इंटरनल कंट्रोल इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज अ प्रोसेस affected by an entity's board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the following core objectives for which all businesses strive, राइट। तो हमने ये वाले जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वाले जो हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसमें स्पेसिफिकली आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि क्या क्या ऐसे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप आपकी कंपनी को लेकर आगे बढ़ सकते हो। BOD विल स्ट्राइव, द कंपनी विल स्ट्राइव एंड यू विल स्ट्राइव, राइट। सो एवरीथिंग ऑफ दैट, एक रीजनेबल अश्योरेंस सारे काम करने का। तो तुम्हारे ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स की फ़ोटो भेज दी ना, तो ये पॉइंट्स की फ़ोटो हो गई तुम्हारे। वही पहला तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंप्लायंस कर लोगे विद एप्लीकेबल लॉज। फिर तुम्हारे सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स हो गया। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड फाइनली यू विल हैव रिस्क असेसमेंट, रिस्क बनाने का फ्रेमवर्क एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। इसकी फ़ोटोज़ डन। ये पेज नंबर कौन सा था? 14.12, ठीक है, डन। देन यू हैव स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये भी हम डायरेक्टली वो उससे पढ़ेंगे, फ़ोटो भेजी हुई है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट 14.13, मिल गया। तो इंटरनल ऑडिट का स्कोप पहला उन्होंने क्या बोला कि एग्जैक्टली जो हमने पहले स्कोप पढ़ा था उसमें क्या था कि वो मैनुअल था, मैनुअल के अंदर क्या क्या लिखा हो सकता है, विच वॉज दी ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि वो एंगेजमेंट लेटर का स्कोप, कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। यहाँ पर आपके काम का स्कोप है कि आपको इंटरनल ऑडिट जब आप करोगे तो एग्जैक्टली आपको क्या क्या काम करने हैं। तो पहला आप बोलो कि रिव्यू ऑफ ICS एंड प्रोसीजर। ICS इज़ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। तो आप उन कंपनी के एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और द प्रोसेस ऑफ वर्किंग का रिव्यू करें, राइट। सबसे पहले आपका काम ये होगा। अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर लेते तो आपको पता लग जाएगा कि आगे कंपनी कितनी दुखी है और कितनी नहीं। तो वही विल रीड दिस वंस। डिटरमाइन वेदर ICS ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइंड with the organization's objective and structure। आ रहा है? if any part of ICS is not implemented, और देख लेना, सही कर लेना, if any part of ICS यानी कि internal control system is not implemented, आप उस एरिया को स्पेशल अटेंशन दोगे, स्पेशल अटेंशन कैन बी गिवन फॉर द सेम। आ रहा है? ईजी। यही वाली भाषा याद करना, किताब वाली भाषा याद नहीं होगी। देन यू हैव रिलायबिलिटी। इंटरनल ऑडिट में दूसरा काम इज़ रिलायबिलिटी। तो इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन एंड वेरीफाई द रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इज़ सारी आपकी फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग इज़ नॉन फाइनेंशियल, राइट, गिवन बाय द मैनेजमेंट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। आप चेक करो कि जो भी इन्होंने आज तक रिपोर्टिंग करी है, फॉर्म्स भरे हैं, सबमिशंस करी है, क्या वो सही है या नहीं सही है, राइट। अगला इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनल ऑडिटर शुड चेक इफ देयर आर एनी प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इज एनी अंडर और ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग मतलब हाँ, ओवर स्टाफिंग, ज़्यादा तो नहीं भरती, कम तो नहीं भरती। यहाँ तक सारे समझ आ रहे हैं? ईजी लैंग्वेज है। अगला आपका हो गया कंप्लायंस विद लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंप्लायंस विद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करना है, ऑफ कोर्स। शुड वेरीफाई दैट द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट हैज अ सिस्टम एंड पॉलिसी टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद द लॉज एंड सेम इज कम्युनिकेटेड टू द पीपल कंसर्न। इतना एब्रीविएशन मेरे समझ आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेटेड टू द पीपल कंसर्न, जब लिखोगे तो वीडियो ऑन करके ही लिखना। फोर्थ, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो IA शुड वेरीफाई दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। कि आपका जो काम है, आपको मान लो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है और आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोल के रखी है, राइट। तो आपका ऑब्जेक्टिव और आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आपका काम करने का तरीका, रिपोर्टिंग, एवरीथिंग शुड बी इन हार्मनी एंड देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
अरे फिल इन द ब्लैंक है। बाकी अगला, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, इफ और इंटरनल ऑडिटर शुड वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड इंश्योर दैट ऑल द एसेट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉसेज ऑफ थेफ्ट, नेग्लिजेंस, फायर एक्सेट्रा। बढ़िया सेट है। कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई, सिर्फ इतना ही करना है, किताबी भाषा रहने तो 2 पेज तुम्हारे यहाँ पर डन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव, इस जो तुम्हारे पॉइंट्स थे ना स्कोप वाले किताब के अंदर, उसके अंदर एक 6th पॉइंट था, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल्स फॉर ऑपरेशंस करके, टेक्स्ट बुक के अंदर। हमने टेक्स्ट बुक के पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 कवर किए हैं, 6th कवर नहीं किया है, मिला? वो 6 को कट कर दो। स्कोप के अंदर 6th पॉइंट कट हो जाएगा अकॉम्प्लिशमेंट वाला, बाकी 1 से लेकर 7 तक आर डेयर। बढ़िया। फिर तुम्हारे है इंटरनल ऑडिट कोर प्रिंसिपल्स। अब ये एकदम बेसिक। पहला, डेमॉन्स्ट्रेट्स इंटेग्रिटी, इसकी भी फ़ोटो भेज ले, लिखे नहीं हुए ना। सारा चैप्टर तुम्हारा फ़ोटो में ही है ये वाला। इंटरनल ऑडिट कोर प्रिंसिपल्स, पहला, डेमॉन्स्ट्रेट्स इंटेग्रिटी, सिंपल, डेमॉन्स्ट्रेट्स कंपिटेंस एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनलिज्म है, केयर है, समझाने जैसा कुछ है नहीं। इंडिपेंडेंट हो, ऑब्जेक्टिवली आप एक्सरसाइज करोगे। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है ना, देखो यहाँ पर हम आपको एकदम ही अलग नहीं बोल रहे हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि कंपनी की चुगलियाँ करते रहो या कुछ भी, पर आपको तो चेक रखना पड़ेगा ना, आपका नाम आपका ऑडिटर है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपरली काम नहीं करते हो तो इवेंचुअली इंटरनल ऑडिट का ही ना किया काम लीड्स टू फ्रॉड्स एंड बड़े बड़े करप्शंस और बड़ी बड़ी स्कैम्स, राइट। तो इसलिए हम स्पेसिफिकली ऐसा बोलते हैं कि इंटरनल ऑडिटर को भले इंडिपेंडेंस थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, हम उससे 100% इंडिपेंडेंस की उम्मीद नहीं रखते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा घपला हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव अलाइंस विद स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारा आप अपना काम कंपनी के हिसाब से अलाइन कर लो। अप्रोप्रिएटली पोजिशन एंड एडिक्वेट रिसोर्स्ड होने चाहिए, आप सही जगह से सही जगह पर हो, सही काम कर रहे हो, रिसोर्सेज आपके पास प्रॉपर हैं, इक्वालिटी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव है। रिस्क बेस्ड अश्योरेंस, रिस्क बेस्ड अश्योरेंस मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पर कितना रिस्क है और उस हिसाब से आप अश्योरिटी दे सकते हो कि हाँ ये रिस्क लेना काफ़ी है, ये रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क बेस्ड अश्योरेंस। फिर तुम्हारे पास इंसाइटफुल, प्रोटेक्टिव एंड फ्यूचर फोकस्ड हो, वेरी गुड, और प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट। बढ़िया सेट है। केस स्टडी कल के लिए नेटफ्लिक्स, केस स्टडी नेटफ्लिक्स। फिर स्ट्रेट अवे टू recommended controls to prevent and detect fraud and educate to improve organizations fraud awareness, right, these are the points। उसमें पहला तुम्हारा इजी। अब अगर एक इंटरनल ऑडिटर को ये चेक करना है कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम्स है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? एक्सटेंसिव चेक्स करके, राइट। जितना प्रॉपर, जितना रेगुलर, जितना बेटर कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा चांस होगा कि फ्रॉड ना हो, करेक्ट। तो बेटर चेक्स करने के लिए हमें क्या करना है, हम ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट कर देंगे, सब लोगों को आपस में बोल दिया कि इस तरीके से इतना काम करो, यहाँ पर ये काम होगा, हर इंसान का काम हर इंसान चेक कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब ये ना बड़े ऐसे वाले पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर को नहीं करने, ऑडिटर इंश्योर करता है कि कंपनी में हो। पहला, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, कि एक इंसान एक डिपार्टमेंट का सारा काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रॉ मटेरियल्स को रिसोर्स करना है, हमको कोई ख़रीदना है, ठीक है। तो ना मैंने 2 लोगों पे काम बांट दिया कि एक बंदे को बोला कि तू सारा रॉ मटेरियल परचेज़ कर, दूसरे बंदे को बोला कि तू सारा रॉ मटेरियल जो आ रहा है ना उसकी अकाउंटिंग करके हमारे कंपनी में कितना है। थर्ड को मैंने बोल दिया तो ये देख कि कितना यूज़ हो गया है। फोर्थ को मैंने बोल दिया कि एग्जैक्टली कितना बच गया, स्क्रैप में क्या चला गया, क्या यूज़ नहीं है, क्या रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बना लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही रॉ मटेरियल को देखने के लिए 6 लोग देख लिए। अब या तो 6 की नीयत ख़राब हो जाएगी, और अगर इसमें से किसी एक की हुई तो दूसरा बंदा चेक कर लेगा कि आया तो इतना था, यूज़ तो इतना हुआ है, तो फिर बाकी का गया कहाँ, राइट। तो दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। एक इंसान को ही सारा का सारा पावर एक रिगार्डिंग मत दे दो, एक काम में अलग अलग बंदे को ड्यूटीज सेग्रीगेट बांट दो। सेग्रीगेशन इज डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़, जो बंदा वो काम कर रहा है वो बंदे को दूसरा काम दे दो, बाद में दूसरा काम दे दो, आप ड्यूटीज़ को रोटेट करो, राइट।
तो इंश्योर दैट देयर इज अ पीरियोडिकल रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़ फॉर की पोजीशंस, एल्स ह्यूज फ्रॉड आ सकते हैं, राइट। वो जैसे वो इन्होंने पीएनबी का बोला, पीएनबी फ्रॉड इसलिए हुआ था ना, याद है वो पीएनबी स्कैम हमने एक पढ़ा था, तेरा बाकी है ना शायद, स्कैम्स बाकी हैं तेरे, तो हमने एक पीएनबी स्कैम पढ़ा था जिसके अंदर ना क्या हुआ था कि द पर्सन इन द पीएनबी, द मेन हेड, ही यूज्ड टू साइन बीआर था कि क्या था, मैं भी एग्जैक्टली भूल गई, बट यूज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम ये बोलते थे कि आपको बाहर से लोन मिल जाएगा। याद है कुछ हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, राइट। तो अब ये वाला जो क्राइटेरिया था ना, इसके अंदर ऐसा हुआ कि भाई वही एक ही बंदा है जिसके पास सारी अथॉरिटी है वो साइन करने की, पकड़ा कब गया, जब बंदा बदल गया, राइट। तो ये बोला कि भाई ड्यूटीज़ आप चेंज करो। उसके बाद मैंडेटरी वेकेशन, ये बढ़िया पॉलिसी है, उन्होंने बोला ज़बरदस्ती छुट्टी पे जाओ, क्योंकि तुम छुट्टी पे होगे तब तुम्हारा काम पीछे से कोई और कर रहा होगा, तो यू कैन नॉट रियली हाइड द जो आपने गलत काम किया आसानी से। उसके बाद ट्रीट द एम्प्लॉयज़ वेल, हाँ वेरी गुड, जितना मोटिवेटेड होंगे उतना अच्छा काम करेंगे। रेगुलर ऑडिट्स करो, बैकग्राउंड चेक्स करो किसी बंदे को भी रखने के लिए। विसल ब्लोअर हॉटलाइन, कि कोई भी बंदा अगर चाहे विसल ब्लो करना है या कुछ उसको पता लगा तो ही शुड हैव अ सिक्योर तरीका ऑफ डूइंग दैट। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करो अच्छे अच्छे। बाकी अपने कंपनी के अंदर फ्रॉड अवेयरनेस ट्रेनिंग करो, कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई फ्रॉड हो रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा। आप भले फ्रॉड नहीं करना चाहते हो, पर इफ़ यू आर सो डम कि दैट यू कैन नॉट इवन डिटेक्ट, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, वो भी हो गया। उसके बाद तुम्हारे हैं क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ ठीक है। और मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड टोन एट द टॉप, कि ऊपर मैनेजमेंट नीचे कैसे काम कर रही है। अगर मैनेजमेंट ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, काम नहीं प्रॉपर कर रही है, तो तब भी प्रॉब्लम है। तुम्हारे जो 12th और 13 पॉइंट है, रीएनफोर्स और डॉक्यूमेंट रिटेंशन दोनों कट कर दो, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत है, 11 पॉइंट में से 6 भी याद हो गए, बड़ी बात है। यहाँ तक क्लैरिटी है, बढ़िया। नेक्स्ट यू हैव इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर से आप कितनी ही इंडिपेंडेंस उम्मीद कर लोगे, तो हमने यहाँ पर भी उसी तरीके से तुम्हें जवाब दिया है कि इंटरनल ऑडिटर से इंडिपेंडेंस की उम्मीद रखो, पर बहुत ज़्यादा मत रखो क्योंकि वो बायस होगा, ठीक है। तो इधर ना ऑफ ये, बट सच लेवल ऑफ, जैसा करो तुम्हारे पॉइंट नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये सारा कट कर दो, ठीक है। 5th पॉइंट तुम्हारा कहाँ से शुरू हो रहा है, इट मे बी नोटेड, राइट। इट मे बी नोटेड से पहले राइट डाउन अ लाइन और वहाँ से तुम्हारा पूरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। एन ऑडिटर, 5th पॉइंट के पहले ये लाइन आएगी, एन ऑडिटर इज सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट and exercise objectivity comma, however बस डॉट 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 और पॉइंट नंबर 5 शुरू हो जाएगा हमारा। however it may be noted that by its very nature the internal audit function cannot be expected to have the same degree of independence as is essential when the external auditor expresses his opinion on the financial statements। आप एक external auditor से internal auditor जितनी independence नहीं उम्मीद कर सकते। क्यों? क्योंकि internal वाला आखिरकार है तो employee ही, ले तो salary ही रहा है, right। to ensure his independence he is made responsible directly to the BOD through audit committee। कि क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, उसको हम स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबल बोल देते हैं टू बी आंसरेबल टू द BOD, राइट। थ्रू दी ऑडिट कमेटी, कैसा, ये कैसे हुआ, ऑडिट कमेटी है कि फिर BOD है, कुछ समझ में आया। ही इज मेड डायरेक्टली आंसरेबल टू द, हाँ एग्जैक्टली, थ्रू दी ऑडिट कमेटी। और ऑडिट कमेटी में कौन है तो BOD ही ना। तो इवेंचुअली हमने फिर वही बोल दिया कि जाके ऊपर ही जाने वाली है बात। तो आप हमेशा डायरेक्टली आंसरेबल हो, किसको आंसरेबल हो, BOD को। पर BOD को कैसे आंसरेबल हो, पहले जवाब ऑडिट को दोगे और ऊपर आपका बात जाएगा, राइट। बढ़िया, ये बस ब्रैकेट क्लोज कर दो यहीं पे। कम टू द 7th पॉइंट, द फॉलोइंग फैक्टर्स इम्पेयरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स।
सीधा यहाँ पर आ जाओ। तो ये पूरे पॉइंट के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना था कि इंटरनल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पर आप उनसे 100% इंडिपेंडेंस की उम्मीद नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल जितने इंडिपेंडेंट तो नहीं है, हैं तो कंपनी के ही अंदर, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट हो। वो कोशिश हम कैसे करवा रहे हैं उनसे, ताकि वो सीधा बीओडी को जवाब दे। तो कुछ तो उनकी फटेगी ना, कि कुछ तो उनको डर लगेगा कि हाँ मैं उसको जवाब देना है, मैं पंगा नहीं कर सकता यहाँ पर, राइट। ये पॉइंट हो गया। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगी, वो अगली वाली पॉइंट्स हैं। और ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। क्या? पहला बिजनेस रिलेशनशिप, उसके अंदर सिर्फ है ना एक एक पॉइंट्स, 2 लाइंस मार्क करो। इन्वॉल्व्स कॉमन कमर्शियल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। दिस शैल क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट और एडवोकेसी थ्रेट्स थ्रू दी ऑडिट इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स सेल्फ इंटरेस्ट मिला, हाँ, बिजनेस रिलेशनशिप का फर्स्ट 2 लाइन्स, हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट और एडवोकेसी थ्रू ऑडिट इंडिपेंडेंस। इसका इजी मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। सेल्फ थ्रेट है मुझे, मेरा इंडिपेंडेंस उसी चक्कर में गया हुआ है। उसके बाद तुम्हारे पास है एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट्स, जो आपका क्लाइंट है उसी की आप नौकरी कर रहे हो, तो कहाँ से इंडिपेंडेंस की उम्मीद कर रहे हो, राइट। इसी में ही लास्ट तुम्हारा पॉइंट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, फेमिलैरिटी थ्रेट्स और इंटिमिडेशन थ्रेट्स। मिले? बस ये 3 लाइंस। अब ये 3 वर्ड्स क्या हैं? बस एग्जैक्टली वही कि आप खुद का खुद रिव्यू नहीं कर सकते हो, आप फेमिलियर हो बहुत ज़्यादा, अच्छा रिलेशनशिप होगा तो उसकी आप नहीं मारोगे, भाई जाने दे चल तू तो अपना दोस्त है, तो बस दोस्ती में गया। इंटिमिडेशन थ्रेट्स, ईदर यू आर स्कैर्ड ऑफ अ पर्सन। स्कैर्ड भी मतलब क्या कि तुमको लगता है ये बंदा अथॉरिटी वाला है, कल को मुझे परेशान करेगा, मेरा डिमोशन करवा देगा या मुझे निकलवा देगा, मुझे फंसा देगा, तो इंटिमिडेशन थ्रेट्स कि कोई भी बंदा देखो रहना है यहाँ पर तो मत बताना, इंटिमिडेट हो गए। अगला प्रायर वर्क विद ऑडिट क्लाइंट्स, इनसे ऑलरेडी तुमने काम कर रखा है, गुड रिलेशनशिप है, फैमिली फेमिलैरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेम है। इसके अंदर पॉइंट्स सारे सेम है, मतलब हेडिंग्स अलग अलग है, अंदर कंटेंट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर भी वही है, फेमिलैरिटी है ना, और क्या थ्रेट होगा। देन यू हैव गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। आप कंपनी के अंदर कोई भी तरीके का गिफ्ट, कुछ भी हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर बेटर इंप्रूव आप नहीं कर सकते, पर अगर आप कंपनी में हो तो जो अगर सबको मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा, बस बात ही ख़त्म होगी वहाँ पर। उसके बाद फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, बस बात ख़त्म, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा मुझे कम लगता है आने वाला, क्योंकि इसमें कुछ अलग है ही नहीं बताने के लिए। यू जस्ट हैव टू रटिफाई द पॉइंट्स एंड द ऊपर का कंटेंट, राइट। ये डन, ख़त्म। जो तुम्हारा 6th पॉइंट है इसका नॉन ऑडिट सर्विस, ये कट कर देना, मैंने कट नहीं करवाया शायद, राइट। तो 6th पॉइंट कट कर देना, यहाँ तक डन है। देन यू हैव तोशिबा, ये भी हम कल पढ़ेंगे। फिर तुम्हारे पास है इंटरनल ऑडिट टेक्निक्स, इसकी भी फ़ोटो जा रही है ना, चलो बढ़िया। पेज नंबर 14 पॉइंट पिछले वाले का था, पेज नंबर 14.22 इंटरनल ऑडिट टेक्निक्स, राइट। तो रिव्यू ऑफ, पहला रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, दिस इज़ नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसकी हेडिंग तुम ये भी लिख सकते हो, तुम्हें ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की हेडिंग याद नहीं रहेगी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमेशा याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा अब तो, राइट। उसके अंदर तुम क्या लिखोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी ऑपरेट्स एंड टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी ऑपरेट्स, आपको क्या समझना पड़ेगा, उनका बेसिक बिजनेस और एथिकल प्रैक्टिसेस। तो भाई आपका बेसिक इंटरनल ऑडिट की टेक्निक क्या है, कंपनी को जान जाओ। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द कंपनी, इट्स ऑपरेशंस एंड इट्स एथिक्स। अंडरस्टैंड द कंपनी, इट्स ऑपरेशंस, बिजनेस एंड एथिक्स, राइट। दैट इज़ योर फर्स्ट टेक्निक। दूसरा, रिव्यू ऑफ ICS। आप इंटरनल जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, रिव्यू ऑफ कंट्रोल्स वही हो जाएंगे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके अंदर आप लिखेंगे चेक इफ़ द कंपनी हैज़ इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल्स एंड दे आर रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस। इजी, कि क्या उनके पास इंटरनल ऑडिट कंट्रोल्स हैं, और अगर हैं तो क्या वो प्रॉपर हैं, तो उनको आप रेगुलरली रिव्यू करो। कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं थी, अपडेट की ज़रूरत तो नहीं थी, कोई ऑब्सोलीटी हो गया है या काम ही नहीं लग रहा, तो यू विल चेक देम, राइट। इसका अंदर का कंटेंट पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ तक ठीक है। देन यू हैव टेस्ट कंट्रोल्स। टेस्ट कंट्रोल इज़ कि टू टेस्ट द कंट्रोल्स टू चेक दैट द कंट्रोल्स आर एडिक्वेटली डिजाइंड। जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं
हमने अब तक ये चेक किया कि अंदर कंट्रोल प्रॉपरली है कि नहीं है। आपका कंट्रोल ठीक है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं इसी कुछ अच्छा इसका होना चाहिए एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्लास के अंदर मैं एक मॉनिटर रख के गई, ठीक है, वो मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बढ़िया। अब वो कंटिन्यूसली क्लास के अंदर चेक कर रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि उसने किस बच्चे का बोर्ड पर नाम लिखा है कि ये बंदा बात कर रहा था। फिर मैंने उसकी रिव्यू करी कि भाई तू क्यों बात कर रहा था, इसने बोला तेरी बात है ये ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने वो किया। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये चेक किया कि क्लास के अंदर सब लोग प्रॉपर हैं नहीं है, क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो रखा ना, तो क्या वो बंदा प्रॉपर, हमने वो रख दिया, अंदर सब चेकिंग हो रही है, रेगुलरली हम लोग मॉनिटर चेंज कर रहे हैं। बाद में हमको याद आया कि यार कहीं मॉनिटर ही तो नहीं ख़राब, तो अब मॉनिटर चेक करो कि भाई मॉनिटर पक्का सही है क्या, वो बंदा जो काम कर रहा है ये बंदा ठीक है क्या, पता कोई और मॉनिटर रख के बेटर कंट्रोल हो सके, ये बंदा ही नहीं गया गुजरा है तो फिर क्या करेंगे, राइट। तो फर्स्ट यू चेक द ऑर्गेनाइजेशन, यू अपडेट द ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, देन व्हाट डू यू चेक वेदर योर कंट्रोल इज़ गुड और नॉट, ठीक है। तो तुम्हारे 3 पॉइंट्स ये हो गए। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स वो स्पेसिफिक है कि भाई आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका पिक्चर दिखा देगी, इवेंचुअली दिखा देगी कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपका इंटरनल ऑडिट करने का ईजीएस्ट तरीका इज़ गेट देयर बुक्स। वंस यू गेट देयर बुक्स आपको धीरे धीरे सब पता लगेगा कि अच्छा हाँ इतना खर्चा दिखाया है नेट प्रॉफिट में, इतने एक्सपेंसेस हैं, बिल लाओ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, अच्छा बिल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तुमने 6 AC खरीदे, कहाँ लगे, दैट इज़ इट, राइट। सो वेन एवर द ईजिएस्ट टेक्निक टू डू इंटरनल ऑडिट इज फर्स्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका रिव्यू करना, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, आपका पूरा एनवायरनमेंट आपने समझा, पहला पॉइंट आपने बिजनेस समझा, एथिकल प्रैक्टिस समझे, फिर आपको समझ आ गया तो आपने उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू किया, उसके बाद टेस्ट किया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई दम है या नहीं है। इतना होने के बाद तुम चेक करो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो, राइट। बिजनेस समझो, रिव्यू करो उनका आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करो कि वो चेक है या नहीं है, और लास्टली अकाउंट डिटेल्स, बढ़िया। एक ना एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं ना इसके अंदर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, तुम ऐसा कर लो, रिव्यू ऑफ ICS में कंट्रोल्स एंड दे आर रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस लिखा है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं यार, कुछ ऐसा कि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। रिव्यू ऑफ ICS तुमने किया, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द कंप्लीमेंट कंट्रोल आर रिव्यू ऑन रेगुलर बेसिस, वहाँ पे पॉइंट में लिख लो टू चेक द कंपनीज पॉलिसीज़, सेकंड वाले में ही कि टू चेक द पॉलिसीज़, टू चेक द पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ कॉमा नहीं, जैसे ना अपोस्ट्रॉफी वाला कि पॉलिसीज़ वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब जो पॉलिसीज़ हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है, ठीक है। टू चेक द पॉलिसीज़ वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला पॉइंट जो है ना उसमें आ जाएगा कि आर द पॉलिसीज़ करेक्ट, ऐसा आ जाएगा, राइट। तो टेस्ट द कंट्रोल्स में लिख दो कि आर द पॉलिसीज़ करेक्ट और नॉट, बना सेंस, सेट है ना, कुछ डाउट नहीं रहेगा यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारे हैं ऑडिट के प्रोसेसेस, ऑडिट के प्रोसेस तुम्हारे वो पूरे स्टेप्स हैं जिसके अंदर है ना स्टेप वाइज तुम हेडिंग लिखते जाओ। कंटेंट तुम्हारे डब्बों में प्रॉब्लम होएगी शायद, तो मैं मेरे बुक की फ़ोटो भेजते, कुछ तो तरीका होए। तो शुक्र है कोई किताब ठीक है, चारों में से एक एक, ठीक है। तो यू विल हैव फर्स्ट स्टेप 1 का हेडिंग होगा तुम्हारा आइडेंटिफाई स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, राइट। तो इसमें अब तुम क्या चेक करोगे, अब प्रोसेस चेक करना है, तो उसको चेक करो कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और ऑडिट ठीक है या नहीं है, काम ठीक है कि नहीं है, एरिया ऑफ वर्क ठीक है या नहीं है, ये हुआ। उसके बाद तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एरिया एंड रिव्यू, कि जो तुम्हारा काम है वो प्रॉपरली रिव्यूड है, एरिया अंडर विच यू आर डूइंग वर्क इज़ ओके, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सब कुछ। ये मैं पढ़ रही हूँ। सेकेंड स्टेप तुम्हारा डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एरिया अंडर रिव्यू, दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, मेजरमेंट्स, की ट्रांजैक्शंस, दिस इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज़, फ्लो चार्ट्स। तुम इंटायरली अपना बिजनेस समझो कि
कि वो बिज़नेस में क्या चल रहा है। पहला अपना काम समझो, दूसरा कंपनी का काम समझो। आया? पहला अपना काम समझो, दूसरा कंपनी का काम समझो, तीसरा रिस्क। हर जगह पर तीसरी चीज़ रिस्क ही है। समझ में आने के बाद तो रिस्क ही ढूंढना है ना। फिर थर्ड पॉइंट की हेडिंग इज़ रिस्क असेसमेंट। ठीक है, एक बार इसका पता पंगा लग गया, उसके बाद सैम्पलिंग टेस्टिंग शुरू कर देंगे हम लोग। तो सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग इफ़ द कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग इफ़ द कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड, ये तुम्हारा 5th पॉइंट होगा। अच्छा हाँ, तभी मैं सोचूँ कुछ पंगा सा क्यों रहा है। स्टेप 4 जो है ना वो कट हो जाएगा, राइट? करेक्ट। तो तुम्हारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4th को कट कर दो, स्ट्रेट अवे स्टेप 5 आ जाएगा जहाँ पर तुम सैम्पलिंग कर लोगे, क्योंकि 4th पॉइंट तुम्हारा कुछ सेंसफुल नहीं लग रहा है, सेंसलेस है। फिर तुम्हारा 6th पॉइंट इज विच इज़ टेक्निकली द 5th वन इज़ रिपोर्ट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, कि जो भी तुम्हें पंगे दिखे हैं उस सैम्पलिंग करने के बाद उनको रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट करने के बाद फॉलो अप कर लो, राइट? बढ़िया। तो ऑडिट प्रोसेसेस, पहले अपना काम दिमाग में आया, फिर बिजनेस का काम दिमाग में आया, उसके बाद रिस्क को असेस कर लिया, रिस्क असेस करने के बाद हम एक ही काम करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद तुमने रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग करने के बाद फॉलो अप, राइट? इजी है प्रोसेस? कोई डाउट है कहीं पर भी, कोई दिक्कत समस्या? शाबाश। फिर तुम्हारा है अगला पॉइंट, उसका भी आ ही गया ना फोटो। तो अगले पॉइंट में हुआ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बाय एन ऑडिटर, राइट? अब इस हेडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि यार एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है जब कंपनी के अंदर, वो कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर है, राइट? तो वो क्यों कंपनी पे भरोसा करे? वो आकर या तो एकदम ग्राउंड ज़ीरो से चेकिंग कर सकता है, पर ज़ीरो लेवल से चेक करना में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? तो एक्सटर्नल ऑडिटर के पास और कोई चारा नहीं रहता रेदर देन रिलाइंग ऑन द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ रिस्की। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने अगर कोई घपला किया है तो वो तो फिर भी बच जाएगा क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड है, पर एक्सटर्नल ऑडिटर ने अगर कोई पंगा किया तो वो तो पहले मरेगा क्योंकि वो ही साइन कर रहा है ना, सब कुछ सही है। शेयर होल्डर्स को जो रिपोर्ट जा रही है उसके अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर के साइन है, करेक्ट? तो ऐसा क्या तरीका है जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक इंटरनल ऑडिटर पर भरोसा कर सकता है? दीज आर द फैक्टर्स कि वी आर इवैल्यूएटिंग द फैक्टर्स व्हेन कैन अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिपेंड और रिलाई और बिलीव एन इंटरनल ऑडिटर्स वर्क। ठीक है, तो तुम्हारे पॉइंट्स हियर और द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ग्रेटली असिस्ट्स the secretarial auditor in determining the extent to which he can place reliance upon the work of the internal auditor, right? तो कितना रिलायंट हो कितने नहीं हो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस। जितनी कई बार हमने एक पीछे एक आधा एग्जाम्पल पढ़ा जहाँ पर वो टाटा वाले इंडिपेंडेंटली इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं, तो जितना बड़ा इंटरनल ऑडिटर उतना ज़्यादा रिलायंट, ठीक है? द बिगर द इंटरनल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशन द मोर रिलायबल। बढ़िया, उतना उतना बस लिखते जाओ भले। बिगर द इंटरनल ऑडिटर मोर रिलायंस, बस एरो एरो मार के ना। फिर इसका ऐसे रिलायंस करके इतना ही कर देना, और ये भी चीज़ ऐसे लिखना प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म में। बढ़िया। सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्या है अभी? स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, जितना स्कोप तुम्हारा ज़्यादा उतना रिलायंस तुम्हारा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर उस बंदे ने बहुत सारा ऑडिट किया है, कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऑडिट किया है, तो हर जगह पर हमें लग जाता है कि अच्छा हाँ इतना ऑडिट किया है, मतलब यार हर जगह से हाँ सही भी होगा, एरिया कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कुछ तो चेक हो गया होगा ना, कुछ तो चीज़ें होंगी ना। अगर आपने एक ही डिपार्टमेंट का कोई छोटा सा ऑडिट कर दिया तो हमें फिर नहीं पता, फिर हम वो काम चेक करेंगे। तो पूरी कंपनी तुमने संभाली हुई है और सारी कंपनी सही है तो फिर हम तुम पर कुछ भरोसा कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा स्कोप उतना ज़्यादा रिलायंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्स। थर्ड पॉइंट, जितनी ज़्यादा स्किल्स
जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और जितना ज़्यादा कॉम्पिटेंस उतना ज़्यादा रिलायंस, राइट, सेट है। उसके बाद ड्यू प्रोफेशनल केयर, फोर्थ पॉइंट, जितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और जितना ज़्यादा केयर उतना ज़्यादा रिलायंस, सिंपल। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर्ड है, ठीक है, अगर रेगुलर है तो फिर रिलायंस है, अगर नॉट है तो फिर रिलायंस नहीं है, सही। नेक्स्ट यू हैव एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो इन्फॉर्मेशन दी है, एक फाइनेंशियल और एक ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर बोथ चेक्ड हैं, इसको मैं ऐसे करूँगी ना तो तुम कंफ्यूज होगे, अगर बोथ चेक्ड हैं तो फिर रिलायंस है, अगर बोथ नहीं चेक्ड हैं, इफ़ ओनली वन, तो कम भरोसा है हमको तुम पर, राइट। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, रिव्यू में लिख दो जितना ज़्यादा रेगुलर, द मोर रेगुलर द मोर रिलायंस, सही। फिर यू हैव रिव्यू ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंट जितना आपने रिव्यू किया उतना। और लास्टली रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट लिखा ना तो मैनेजमेंट के अंदर असेसमेंट, फ्रेमवर्क, मॉनिटर, तीनों चीज़ आ जाती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, जितना ज़्यादा रिस्क को असेस किया है, जितना ज़्यादा फ्रेमवर्क प्रॉपर बनाया है, जितना ज़्यादा मॉनिटर किया है, उतना ज़्यादा रिलायंट हो, राइट। तो 9th पॉइंट तुम्हारा रिस्क का असेसमेंट, यू हैव असेसमेंट, यू हैव क्या था, मैं क्यों भूल जाती हूँ, फ्रेमवर्क, हाँ, मॉनिटर, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा रिलायंस है, राइट। इतना इतना ही इसमें करो, बाकी इसके अंदर और अपना तुम कर सकते हो। लास्टली तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये याद करना प्रथम तू ही फंसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी, हाँ, हमने 5 पॉइंट्स याद किए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ऐसे ही याद है कुछ, फेयरनेस, शाबाश शाबाश, हाँ, एमी ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है। द मोर इट इज़ टेकन केयर ऑफ द मोर रिलायंट, ठीक है। चलो डन। कुछ यहाँ पर अब तक कुछ है, एक बार अंदर से रीड कर लेना, वैसे नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू रीड एवरीथिंग, तुम्हें बस ये अगर चीज़ समझ में आ गई है ना तो इस चीज़ को तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ के वर्ड्स तुम्हें वैसे भी कितने ही याद कर लोगे, रट्टा मारने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो डोंट लर्न दिस, जस्ट अंडरस्टैंड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जितना ज़्यादा बड़ा ऑडिट होगा उतना ज़्यादा रिलायंट होगा, जितना ज़्यादा स्कोप होगा उतना ज़्यादा रिलायंट होगा, जितना ज़्यादा प्रोफेशनल, जितना ज़्यादा केयर उतना ज़्यादा रिलायंट, बस कुछ ऐसे हो जाएंगे, करेक्ट। फिर तुम्हारे पास है स्पेसिफिकली रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में लिखो कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स टू द मैनेजमेंट, दैट इज़ नथिंग बट रिपोर्टिंग। आपने कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स टू द मैनेजमेंट, जो आपको मिला है, जो आपने ढूंढा है वो आप कम्युनिकेट कर दो। जितना प्रॉपर तरीके से, जितना फास्ट, जितना ढंग से, जितना एविडेंस के साथ रिपोर्टिंग करोगे उतना ज़्यादा आप पर भरोसा किया जा सकता है, राइट।
तो रिपोर्टिंग इज़ प्रॉपर, आपको रिपोर्टिंग करनी है. एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इज़ द डिसएमिनेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू द मैनेजमेंट एज इट रिपोर्ट्स द नॉन कंप्लायंस एंड हाईलाइट्स द एस्पेक्ट्स विच नीड टू बी इम्प्रूव्ड. बढ़िया. फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग एवं ही दिए हुए हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग ना तुम्हारे मैंने आई थिंक ये सारा मार्क्ड है नहीं ऑब्जेक्टिव्स मार्क कर लो. ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारा पहला है. ये जो मैंने एक फ़ोटो भेजी थी उसमें रिपोर्टिंग नहीं है ना, इसमें कुछ और है. इसमें प्रोसेस है या क्या है? रोल है वो आगे होएगा फिर. हाँ ठीक है. हाँ ये करते हैं, कोई बात नहीं. तो पहले तुम्हारा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, शेयर विद द ऑडिटी डिटेल्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एंड अंडरटेकिंग. सिंपल है. तो आपके ऑफकोर्स ही बात है ना, रिपोर्टिंग में क्या कर रहे हो आप, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपकी रिपोर्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब कुछ बता दूँ मैं. तो वही है, शेयर विद द ऑडिटी जिसका आपने ऑडिट किया है द डिटेल्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसेस अंडरटेकन, allow management to understand and take corrective actions, lead to improved performance, better performance हो जाएगी उनकी आपके वजह से. और लास्टली आप एक और चीज़ करोगे वो है फॉलो अप प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग. राइट. तो रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट आप उनको सब कुछ बता दो. दूसरी बात, अलाउ करोगे मैनेजमेंट को